हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, क्लास 12th केमिस्ट्री 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट सीरीज मैं लेकर के आया हूँ उसी में अगला चैप्टर ये जोड़ा है जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप देखेंगे। यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्स 7। ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर से जो आने वाला 7 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो अब करना क्या है, आपको सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लो। कौन से प्रश्न? जो मैं आपको देने वाला हूं वो प्रश्न, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको वही तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप कह रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर जो शॉर्ट टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं उनका कुछ आंसर भी अगर हमें मिल जाए जिससे कि हम तैयारी कर लें, क्योंकि हमारे पास में वो आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, ना हमारे पास में कोई ऐसा साधन है जिससे कि हम उन आंसरों को देख पाएं। तो अब जो मैं लेकर के आऊँ आपको कुछ इसी तरीके का आपको आंसर भी दूंगा जिससे कि आप उसको तैयार भी कर सको। तो अब स्टूडेंट्स आपके लिए देखिए प्रश्न रहेगा और उसका आपको आंसर भी रहेगा। जो हमारे पास में अपनी टेस्ट सीरीज है जो बनाई है उसके आपको क्वेश्चंस के आंसर जो इंपॉर्टेंट लेवल के उनको आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपके देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि ये जो हमारे पास में सीरीज है इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको सिर्फ हम वो प्रश्न दे रहे हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखना, आप जो क्वेश्चंस लिखना वो अपने 1 करके ही लिखना और अपना एक नोट्स जरूर बना लेना, इन प्रश्नों के आंसर लिख लेना। हो सकता है कि ये प्रश्न के आंसर आपको नहीं भी मिल पाए। तो देखिए क्वेश्चन से पहला, होम्स संकेत में किस गैस का प्रयोग किया जाता है और कैसे? अब स्टूडेंट्स इस प्रश्न को इसलिए मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको समझा भी सकूं कि हमें आंसर किस तरीके से देना होता है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर 2 बात पूछ रहा है। एक तो ये कह रहा है किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किसमें? होम संकेत में। दूसरी बात पूछा है कैसे किया जाता है, मतलब। तो अब इसका आंसर पहले तो हमें ये देना है कि गैस कौन सी है और कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर जब आप लिखेंगे, जब पेपर देने जाएंगे, तो इस तरीके से ही लिखना, होम्स संकेत में फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फास्फीन मतलब pH 3 का किया जाता है। अब उसका दूसरी बात, और कैसे? तो दूसरी के लिए जो नेक्स्ट लाइन से हमें स्टार्ट करना होता है, इसे छिद्र युक्त बॉक्स में कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2 तथा कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 का मिश्रण जल में फेंक कर करते हैं। तो आप इस तरीके से जब आंसर देंगे तो आपको जो नंबर है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये प्रश्न अपना एक रजिस्टर बना लेना और इन प्रश्न के जो प्रश्न है, जितने भी शॉर्ट प्रश्न है उनके मैं आपको आंसर दूंगा, तो उनको आप लोग लिख भी लेना और इन्हें ही तैयार कर लेना, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, लेकिन आपको जो डालना है वो डालना है क्वेश्चन नंबर 2। ये ध्यान रख लेना बस। अब क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है जबकि फास्फोरस बनाता है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पेंटाहेलाइड का मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है हेलाइड से, और ये कह रहा है NCl5 ठीक है, मतलब NCl5 नहीं बनाता है, या फास्फोरस PF5 बनाता है जबकि नाइट्रोजन NF5 नहीं बनाता, कारण सहित समझाइए। इस तरीके से प्रश्नों को पूछ सकता है। तो इसका आंसर आपको करना है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में D उपकोष नहीं होता है। ये आपको पता होगा, जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं SsP के रूप में, तो सिर्फ P तक ही इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, D उपकोष में नहीं पहुंच पाते हैं। तो पहले यही बात कह रहा है ये कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में D उपकोष नहीं होता है, जबकि P के बाह्य कोश में D उपकोष होने के कारण यह अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन S कक्ष में अयुग्मन करके अधिकतम सहसंयोजकता 5 कर लेता है। अतः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है।
मतलब NCl5 नहीं बनाता है। इसका मतलब ये है, आपको पता होगा क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, जबकि फास्फोरस का कितना होता है, वो 15 होता है। तो ये क्वेश्चंस, बाकी तो आपको नोट्स हम लिखाते हैं, तैयार कराते हैं, लेकिन ऐसे भी यूपी के अंदर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में नहीं है या वो नहीं पढ़ पाए ट्यूशन को या कोचिंग सेंटर से ट्यूशन नहीं ले पाए हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप तैयार कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पर भी कहते हैं ना कि जो लास्ट बॉल पर भी 6 मार जाता है वो भी एक अच्छा खिलाड़ी कहलाता है। तो अब लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल बची हुई है। अब लास्ट बॉल पर आकर के आप किस तरीके की बैटिंग करते हैं वो आप ही पर निर्भर करेगा। बॉल हम आपको जो करा रहे वो गुगली बॉल डालें, बिल्कुल बहुत हलवा सी बॉल होंगी जिनको आपको बहुत अच्छे फुटवर्क के साथ में हिट करना है। हिट करने का मतलब ये कि आपको ये तैयार कर लेना है और आप अपने अच्छे से नंबर ले आओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें तो 11 है लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको बता चुका हूं, आप उसी तरीके से अपने इनको लिखते रहना कि कितने प्रश्न आपके पास हो गए। प्रश्न कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकरण है, इसके दोनों गुणों के लिए एक एक अभिक्रिया लिखिए। तो बस आपको सिर्फ मैं उत्तर करा रहा हूँ, ज़्यादा समझाने का समय नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अब इसको लिख लेना। ऑक्सीकारक गुण, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकारक गुण। गर्म करने पर H2SO4 अपघटित हो जाता है और नवजात ऑक्सीजन देता है। यह नवजात ऑक्सीजन कुछ पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है, जैसे यह सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। तो इसकी रिएक्शन है, सल्फर हो गया और H2SO4 के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। गिब्स एरो के निशान के बाद 3 मॉलिक्यूल किसके, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के, और वाटर 2H2 के रूप में अलग हो जाता है। ये तो इसका ऑक्सीकारक गुण हो गया। दूसरे इसका नेक्स्ट नीचे चलेंगे अब हम, निर्जली कारक गुण। तो ये होता है आपका निर्जली कारक के रूप में, क्योंकि 2 बात इसमें पूछ रहे हैं, तो निर्जली कारक के रूप में आप हेडिंग डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे सांद्र H2SO4 कार्बनिक यौगिकों जैसे चीनी, फॉर्मिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल से जल का शोषण कर लेता है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये चीनी है आपका, चीनी मतलब सुक्रोज। H2SO4 से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो 12 अणु किसके, कार्बन के, और H2SO4 और 11 अणु जल के अलग हो जाते हैं। अब इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसके H2SO4 से जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और H2O मतलब जल के अणु और H2SO4 अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसका आंसर कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th है, 25 मत लिखना क्योंकि बहुत बड़ी क्वेश्चन सीरीज है, आप याद ही नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ तक पढ़ते पढ़ते सोते रहोगे और पेपर आ जाएंगे। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डालना। और प्रश्न क्या है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों, समझाइए। उत्कृष्ट गैस आपको पता है इनर्ट गैसेस जो वर्ग 18 में है, ही, नी और करीना एक्शन रखते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है वो क्या है आपका, उत्कृष्ट गैसों को होता है, जिसको इनर्ट गैस भी कह देते हैं। वो आपको मैं सब समझा चुका हूं, अब सिर्फ आप उत्तर लिख लीजिए। उत्तर लिखें, उत्कृष्ट गैसों के अंदर और बाहर के सभी बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी शून्य होती है, जिसके कारण इनके आयनन विभव ऊंचे होते हैं। ये आपको पता ही है कि इसका अंतिम कोश क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है। जब पूरा भरा हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या हमें बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतना ही आयनन विभव अधिक होता है। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल का टॉपिक है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा और वो यहाँ पर भी यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेडॉन की खोज किसने की, इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, अथवा 88 Ra226 मतलब रेडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 88 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 226 होता है, के विघटन से बनने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम व एक उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर देखो किस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ये रहा इसका आंसर, उत्तर। रेडॉन की खोज डॉर्न ने की, डॉर्न वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया, 88
226, ठीक है, के रेडियो एक्टिव विघटन से रेडॉन प्राप्त किया। ये तो बात होगी खोज किसने किस तरीके से किया। अब ये क्या किया, देखो इसकी जब इन्होंने क्रिया कराई है तो 86 Rn, ठीक है, कितने 222, और क्या 2He4 बाहर। आपको पता है ना अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है और बीटा कण उत्सर्जित होता है, ये वो वाला प्रोसीजर है, ध्यान रखना। जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है, वो रिएक्शन है ये, ठीक है। उपयोग क्या है, Rn मतलब रेडॉन का उपयोग शोध कार्य एवं कैंसर के उपचार में किया जाता है। शोध कार्य का मतलब होता है रिसर्च में किया जाता है, और कैंसर जो अब बीमारी होती है उसमें भी किया जाता है। तो आपको पता लग रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और इससे अच्छी सुविधा आपको कहीं नहीं मिल सकती है। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना 6वां। उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण दीजिए। मतलब अक्रिय क्यों होती है इसका रीजन पूछ रहा है, या इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा अब किस तरीके से हमें तैयार करना है। तो उत्तर लिखिए, उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने से ये अधिक स्थायी होते हैं। पता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, इसके कक्षक सभी पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इसके अतिरिक्त इनकी आयनन ऊर्जा अधिकतम तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। इसी कारण से ये गैसें अक्रिय हैं। सिर्फ इतना आंसर आपको करना है और बहुत अच्छे से, ठीक है। वीडियो देखते ही मत रहना भाई, ठीक है, आप लोग लिखते भी रहना, नोट्स बनाते रहना, इसका लिखते रहना, ठीक है। हाँ, लास्ट बॉल पे 6 मारना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। जो हीलियम है, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में उनमें जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, तो उनके जो उपकरण होता है पीछे लगा हुआ आपने देखा होगा, उसमें किया जाता है, क्यों, ये क्या जानना चाह रहा है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में प्रयुक्त होती है। मतलब हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण करके, ठीक है, उसको हम प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि रक्त में इसकी विलेयता बहुत कम होती है। क्यों इसलिए करते हैं, क्योंकि जो ब्लड होते हैं ना उसमें इसकी विलेयता बहुत कम होती है। अगर ज़्यादा विलेयता होती तो इसका प्रयोग नहीं करते। ये सिर्फ इतनी बात आपको लिखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आयोडीन से मतलब I2 से ICl अधिक क्रियाशील क्यों है। मतलब आयोडीन जो है उससे ICl मतलब, ठीक है, आयोडीन क्लोराइड अधिक क्रियाशील क्यों है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, आयोडीन से ICl अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि I बॉन्ड I आबंध से I बॉन्ड Cl आबंध दुर्बल होता है। मतलब जो ICl के बीच में जो बना ये बॉन्ड क्या, तो दुर्बल मतलब कमजोर होता है, जबकि I और I के बीच में जो बनता है बॉन्ड ये मजबूत होता है। आगे लिखेंगे, परिणाम स्वरूप ICl सरलता से टूटकर हैलोजन परमाणु देता है जो तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। तो आपको पता है जो चीज कमजोर होती है वो आसानी से टूट जाती है। तो ये ही इसका आंसर है, तो लिख लेना अपना नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 9, अम्लराज क्या है, यह प्लेटिनम से किस प्रकार क्रिया करता है। अथवा में पूछा जा सकता है अम्लराज क्या है, इसकी गोल्ड से भी क्रिया दीजिए। मतलब प्लेटिनम से भी मांग रहा है, गोल्ड से भी मांग रहा है, और बाकी दोनों प्रश्नों में अम्लराज के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर जब लिखेंगे अम्लराज ले, ठीक है, हेडिंग डालेंगे। तो कहता है 3 भाग सांद्र HCl, मतलब 3 भाग क्या सांद्र HCl तथा 1 भाग HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल को परस्पर मिलाने से बने मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज एक प्रबल ऑक्सीकारक है और लगभग सभी धातुओं से क्रिया करता है। यह सभी उत्कृष्ट धातुओं, जैसे ब्रैकेट में Au मतलब गोल्ड, Pt मतलब प्लेटिनम आदि को घोल लेता है। जब क्रिया करता तो क्या बना लेता है, इसका घोल बना लेता है। अम्लराज नवजात क्लोरीन तथा नाइट्रोसिल क्लोराइड मुक्त करता है, जिसके कारण यह बहुत
अभिक्रियाशील होता है। अब इसकी आपको क्या करना, रिएक्शन देनी है और रिएक्शन इसमें दे देंगे। जैसे अभिक्रिया प्लेटिनम के साथ में, प्लेटिनम Pt+2HNO3 + 6HCl, जब ये रिएक्शन करेगा तो प्लेटिनम क्लोराइड मतलब PtCl4 बना देगा और 2NOCl मतलब नाइट्रोसल क्लोराइड और वाटर का मॉलिक्यूल अलग निकल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, PtCl4 देखिए यहाँ पर ले लेंगे, इस तरीके से इसको हमने ले लिया और इसमें 2HCl से क्रिया करा देंगे तो H2PtCl6 बना लेगा, जिसका नाम होता है क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपकी क्रिया आती है गोल्ड से, दूसरी गोल्ड के साथ अभिक्रिया। तो गोल्ड आपका Au होता है, ध्यान रखना। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के 3 लेते हैं और 9HCl इसके लेते हैं, क्योंकि यही तो आपका क्या होता है, अम्लराज। इसी को तो अम्लराज बोलते हैं, मतलब 1:3 के रूप में है, तो यही अम्लराज है आपका, ध्यान रखना। तो क्या बनता है 2AuCl3 मतलब ऑरिक क्लोराइड और 3NOCl इधर जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल 6H2 अलग निकल जाता है। अब क्या करते हैं, जो ऑरिक क्लोराइड बना है उसको लेते हैं और फिर HCl से क्रिया कराते हैं तो HAuCl4, Cl4 इससे जुड़ जाता है, बाकी ये इधर आ जाता है। तो क्या बने, क्लोरो ऑरिक अम्ल ये बन जाता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब हीलियम नियॉन आर्गन गैसों के उपयोग लिखिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये अक्रिय गैसों में आती हैं और अक्रिय गैसों के उपयोग के बारे में पूछ सकता है। तो उनमें से ज़्यादातर जो उपयोग आते हैं वो हीलियम, नियॉन और आर्गन के आते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें किसी तीनों के पूछ सकता है या एक आध के भी इनमें से पूछ सकता है। तो ये उपयोग आप लोग लिख लेना, देख लेना, आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक से। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके 2 मुख्य गुण तथा उपयोग भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 2 मुख्य गुण का मतलब है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण इसके आप कर लेना, ओजोन बनाने की विधि करनी है, इसका सचित्र वर्णन। अब सचित्र वर्णन करने के लिए आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, इसकी 2 विधि है, महत्वपूर्ण विधि है। एक तो है आपका सीमेंस ओजोनाइजर, ध्यान रखना, सीमेंस ओजोनाइजर। तो एक विधि इसकी आती है सीमेंस ओजोनाइजर। अब सीमेंस ओजोनाइजर वाली विधि कर लेना और दूसरी विधि स्टूडेंट्स इसकी आती है बिरोडी ओजोनाइजर। ये 2 विधि हैं इसकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि हैं। इन दोनों विधि में से कोई विधि आ सकती है और इस बार 2023 के में लगभग 101% आने के चांसेस हैं। ये आपका लॉन्ग टाइप प्रश्न होता है और ये प्रश्न आपका ध्यान रखना 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 में या 4 में इसमें पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये प्रश्न की पूरी थ्योरी कर लेना, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, ये हम तो लिखा चुके हैं, लेकिन आप लोग कहीं से भी ले लेना, अब जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे कोई बुकलेट हो, कोई नोट्स हो, कहीं से भी इसको ले लेना। क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। गर्म व सांद्र HNO3 की आयोडीन से तथा ठंडे एवं तनु HNO3 से जिंक की क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। स्टूडेंट्स ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 से 5 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आप पर, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ये आप अपने आप तैयार करना है अपना, क्योंकि इसको मैं लिखाऊंगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ध्यान रखना, इसकी जो विधि है ऑस्टवाल्ड विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विद्युत अपघटनी की बात कर रहा है, तो विद्युत अपघटनी, और दूसरी विधि इसकी होती है स्टूडेंट्स ध्यान रखना डीकन विधि। तो एक होगी इसकी विद्युत अपघटनी विधि, दूसरी होगी डीकन विधि। तो दोनों विधियों को आप कर लेना, इसमें से दोनों में से कोई एक विधि पूछ सकता है। ये बड़े प्रश्नों में आपका पूछा जाएगा, इसमें से एक 101% आता है। 4 से 5 नंबर में जो पूरा का पूरा सचित्र वर्णन के लिए इसमें से पूछेगा। तो ये 3-4 प्रश्न आपके इस तरीके के रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है? नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपका जो अमोनिया है, इसके रासायनिक गुण इसमें केवल क्लोरीन से पूछा है। मैं फिर भी कहूँगा कि 2-4 गुण और भी कर लेना, क्योंकि और भी कुछ इससे पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ही अपना पेपर आपको तैयार कर लेना है। सिर्फ 15 क्वेश्चंस इसमें दिए, क्योंकि 7 नंबर का इसमें से आपका पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब 7 नंबर की तैयारी सिर्फ ये जो आपके 15 क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार कर लेना। जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।